अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलामुअलैकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी हम कोरोना की ही बात से कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, और बड़ी एक मस्बत बात है। और बात यह है कि पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि भारत में कोरोना की क्या सूरत हाल है। लोगों को बेड्स नहीं फराहम हो रहे, सड़कों पर लोग बेचारे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने ऐसे में भारत में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इमदाद की पेशकश कर दी है। और ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है वहाँ से ये पैगाम और ये प्रेस रिलीज की गई थी। ट्विटर पर किए गए अपने एक ट्वीट में वज़ीर ख़ारजा जो शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे, उन्होंने कहा है कि कोरोना वबा की तशवीशनाक लहर में भारतीय अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान भारत को इमदाद की पेशकश कर रहा है। और पाकिस्तान ने भारत को वेंटिलेटर्स की पेशकश की है, डिजिटल जो एक्सरे मशीन है उस समेत मुतलका अशिया फराहम करने की भी पेशकश की है। और मजीद कहा है कि हम सबसे पहले इंसानियत की पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, उसके बाद फिर फॉरेन पॉलिसी आएगी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी आएगी। सबसे पहले इंसानियत की पॉलिसी है जो हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल, बड़ी अहम बात है ये। और वाकई ऐसे मौके पर हम सबको यही देखना चाहिए कि किस किस को हमारी मदद की ज़रूरत है। जिससे भी हमारी मदद की ज़रूरत है, पाकिस्तानी कौम हमेशा से आगे बढ़ती आई है, लोगों की मदद करती आई है। और यही मदद का जज्बा है जो कि पाकिस्तानी कौम को, जब हम स्टडी करते हैं, स्टेटिस्टिक्स देखते हैं, तो उसमें भी हमें नज़र आता है कि पाकिस्तानी कौम मदद करने में, चाहे हम गरीब कौम हो, चाहे हमारे पास रकम ना हो, पैसे ना हो, लेकिन जब हम मदद करने पर आते हैं तो सबसे आगे होते हैं मदद करने के मामले में। अच्छा, एक चीज़ जो इस इंडिया वाले पूरे सिनेरियो में जो मेरी नज़र से गुजरी वो ये थी कि वहाँ पर एक बड़ा मशहूर मेला होता है, कुंभ का मेला। बिल्कुल जी। अब वो जो कुंभ का मेला होता है जो अक्सर खो भी जाते हैं लोग, उसमें खो भी जाते हैं, वो फिल्मों वगैरह में अक्सर दिखाया जाता है। अब ये कुंभ का मेला हर 12 साल के बाद होता है। और हर 12 साल के बाद? जी। क्यों? और इसकी कोई साइंस होगी, सिग्निफिकेंस। अच्छा। उसमें रिलीजियस उसका सिग्निफिकेंस होगा। तो अब ये होना था 2022 में। अच्छा। लेकिन वहां पर जो जोशी और वो पंडित वगैरह उन्होंने कहा कि ये आप इस मर्तबा करें 2021 में, क्योंकि ये जो शुभ मुहूर्त है वो 83 साल के बाद आएगा। फिर अब ये इस तरीके से नहीं आएगा, तो आप इसको 2021 में कर दें। अब जो हुकूमत थी वहाँ की, उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम करते हैं ये। जो हेल्थ ऑफिशियल्स थे उन्होंने वार्निंग दी कि देखिए मत कीजिए। लाखों लोग जब वहाँ जाकर वो फिर स्नान करेंगे और सब लोग मिलेंगे और वो मामला होगा, उसकी वजह से ये बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। अब ज़ाहिर है रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक का रिलीजन साइंटिफिक तरीके। देखिए, जब हमारा उम्रा बंद हो सकता है, हज आगे चला जा सकता है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। आगे नहीं जा सकता, मतलब ये कि हज उस वक्त के लिए कैंसिल कर दिया ना। हाँ, कम लोग आए, सिर्फ वहीं के लोग, कम लोग आए, तो मतलब जब हमारी ये चीजें कैंसिल हो सकती हैं तो फिर दुनिया में कोई भी चीज कैंसिल हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन हर एक के लिए अपने अपने रिलीजन की सिग्निफिकेंस है, वो चाहे करे कैंसिल ना करे। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट बता रहा हूँ। कॉज एंड इफेक्ट जो है वो ये हमें बता रहा है कि वहाँ पर ये हुआ। और उसके बाद अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, हुकूमत पर भी एतराज़ कर रहे हैं कि आप लोगों ने मेडिकल जो एक्सपर्ट्स थे उनकी बात नहीं मानी। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और हमारे यहाँ पर भी इसीलिए मसाजिद के हवाले से और रिलीजियस गैदरिंग के हवाले से और बाकी गैदरिंग्स के हवाले से भी जो प्रोटोकॉल्स तय हुए हैं, जो SOPs हैं, हमें उनकी पाबंदी करनी चाहिए। ये तो हो गई जी बात हमारी जो कि हमने आगाज़ में करनी थी। अब हमने एक बड़ी खास शख्सियत से आपको मिलवाना है। और क्या आप चाह रही हैं वहाँ चल के बैठ जाएं? मैं बिल्कुल अपना सामान समेट रही थी। साजो सामान समेट लिया तो ठीक है। आपकी मुलाकात करवाते हैं हम पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त गुलकार हैं, मौसीकार हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं। आवाज़ उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, शानदार आवाज़ है। बहुत सारे ड्रामों के उन्होंने OSTs जो हैं वो कंपोज भी किए हैं, गाए भी हैं। शुजा हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। और शुजा हैदर साहब ने एक बड़ा ख़ास काम किया, और वो ख़ास काम क्या है आपको उस ख़ास काम की तरफ लेकर जाते हैं शुजा हैदर ही की ज़बानी। शुजा हैदर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत नात, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, ये तो नात ही ऐसी खूबसूरत है। वैसे हर नात खूबसूरत है, लेकिन इससे तो हमारे बचपन की भी कुछ यादें बिल्कुल वाबस्ता हैं। तो शुजा हैदर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उवैस, अस्सलाम वालेकुम शिफा। वालेकुम अस्सलाम शुजा साहब, रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको। जी शुजा, आपको आवाज़ आ रही है? शुजा को आवाज़ नहीं जा रही हमारी, हम इसको फिक्स करते हैं। कर लें जी शुजा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सुननी है इनसे ये नात भी आ रही है जी। अच्छा। चलें, अच्छी बात, आवाज़ राब्ता हमारा जुड़ गया। आपकी आवाज़ का मामला है, जहाँ आपकी आवाज़ हो वहाँ हमारी आवाज़ कहाँ आएगी सर फिर? अच्छा ये बताइए शुजा कि आपने जो ये नात पढ़ी है, यही वाली क्यों आपने चुनी, कोई और क्यों नहीं? ये इसके पीछे एक बड़ी मज़ेदार, इसका रीज़न बड़ा मज़ेदार है। मेरे दोस्त के जो दादा जान है, उन्होंने फरमाइश की थी मुझे लास्ट ईयर
कि भाई मुझे ये फासलों को तकल्लुफ गा के भेजो, और मैंने स्पेशली मैंने उनके लिए मैंने बनाई, और वो सुनते रहते हैं, अभी भी सुनते रहते हैं, और मैंने उसको इस साल अपलोड कर दिया और वो लोगों को बहुत अच्छी लगी है। दैट्स अबाउट इट। बाकी ये कि मुझे खुद भी बचपन से, आपको पता है कि सुनते आ रहे हैं, और हमारा बड़ा एक कनेक्शन है इसके साथ, एक नॉस्टैल्जिया है, और उससे मुझे लगता था जब मैंने इसको पढ़ा है तो मुझे बहुत सुरूर मिला, मुझे बहुत सुकून मिला वाकई। अच्छा, सुनने वालों को भी बड़ा ये सुकून की कैफियत होती है, और खासतौर पर जो इसकी शायरी है, वर्डिंग्स भी बड़ी कमाल वर्डिंग्स हैं कि मतलब हम जाएं उन गलियों में और जाके खो जाएं, बिल्कुल, और लोग हमें बुलाते रहें और हम खोए रहें, हम उसको प्रेफरेंस देंगे कि हम उन गलियों में खोए रहें बजाय इसके कि हमें कोई नाम से पुकारे और हम उनकी तरफ चल पड़े। सही जी। तो शुजा, नातों की तरफ जो है वो आपका इंटरेस्ट और आपकी रग़बत जो है वो कब हुई, थोड़ा सा उस बारे में भी बताइए। मेरी रुझान मेरा इस तरफ जरा ज्यादा ही है, क्योंकि अगर आप मेरे कोक स्टूडियो के भी कुछ गाने देखें, और यूजुअली मैं इस तरीके का कंटेंट जो है वो ऑन एंड ऑफ करता रहता हूँ, और मुझे तसव्वुफ से खास लगाव है, और कौन होगा जिसको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत और इश्क नहीं होगा। बिल्कुल। तो जाहिर है कि वो चीज़ें अपनी मौसीकी में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना आपको, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू यू, तो उससे ये होता है कि हाँ, कोई आप एक दो गाने तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप ऐसा भी कुछ पढ़ें जिससे लोगों तक एक मस्बत पैगाम पहुंचे, एक पॉजिटिव पैगाम पहुंचे। सो दिस इज व्हाट आई फील ऑनर्ड दैट मैंने अल्लाहु अकबर जैसे कलाम लिखे, खाकी बंदा जैसे कलाम लिखे, और अलिफ जैसा मैंने एक गाना लिखा, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा एक कनेक्शन मुझे लगता है कि तसव्वुफ में है। सो मुझे इस पे, मैं ये नहीं कहता कि मुझे इसमें महारत हासिल है, लेकिन जहाँ रूह ले जाए वहाँ चलता हूँ, जहाँ रूह ले जाए वहाँ चलता हूँ। तो अब हमें भी जो ये गुफ्तगू है उसी तरफ लेके चल रही है जिस जगह आपने जाने की बात की है, तो अगर हो जाए फासलों को तकल्लुफ, फासलों को तकल्लुफ। जी जी। फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, सहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, सहारा नहीं। क्या बात, क्या बात है, क्या दिल हमारा चाह नहीं रहा था कि आप रुके, हाँ। लेकिन आप रुक गए। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये बड़ी तवील है, काफी ज्यादा इसकी शायरी जी, तो एक और शेर अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। तो मुझे बेसिकली शायरी थोड़ी ज्यादा है, इस वक्त मुझे ज्यादा, क्योंकि मैं लिखी नहीं हुई, बट मुझे इसके अशार बहुत खूबसूरत है, वो भी बड़ी खूबसूरत इसकी शायरी है कि हम देखते रह जाएंगे और आंखों से सजदे टपक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या क्या बताइएगा? वो ये था कि हम अभी हम इसको निकाल लेते हैं, इसमें गूगल इज देयर। बिल्कुल। और ये चूंकि वो कारी वहीद ज़फ़र काज़मी साहब ने जिस तरह पढ़ी थी, वो अल्फाज और वो अंदाज जो है वो हर एक के दिल पर नक्श हैं। तो आपने भी उनसे इस हवाले से कोई बात की कि भाई मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ? मैंने मेरी बदकिस्मती है कि मेरा कोई ये नहीं था कि मैं इसको, बिकॉज़ मैं कवर चीजें नहीं करता हूँ, मैं कवर सॉन्ग्स नहीं गाता हूँ, ये कवर कोई नात किसी का कलाम मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन अब ये एक फरमाइश थी और उनकी फरमाइश थी जिसको मैं बिल्कुल भी टाल नहीं सकता था। तो खैर ये समझे कि मेरे बिल्कुल भी प्लान में नहीं था, लेकिन अब जो नसीब में था वो हो गया। अब मेरी आवाज में लोगों तक पहुंचना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा। मोहब्बत का इज़हार था। तो अच्छा। मैं चाहूंगा तारीफ, क्योंकि उनकी आप भी सुनते होंगे, हमने भी सुना, वही सुन के हम भी बड़े हुए हैं, तो आई एम श्योर कि जो अकीदत और जो मोहब्बत इस नात से सबको है,
वो पाकिस्तान में मेरे नहीं ख्याल में किसी को इसका पता नहीं, इल्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये कि जिस कैफियत की ये बात है जो बयान कर रही है ये नात कि हम वहाँ जाएं और वहाँ पर जाकर गलियों में कसदन भटक जाएं और फिर हमारे आंसू छलकने की बात, वो ये वैसे वो लाइन ये है कि सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। हाँ, ये सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही सजदों से, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। कितना खूबसूरत कलाम लिखा हुआ है वाकई। अब ये एक लफ्ज पर गौर करें, ना भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ेंगे, इस तरीके की बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो कनेक्शन है, ज़ाहिर है हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीना में है, आपकी वहाँ पर हाज़िरी हुई कभी, तो वो एक्सपीरियंस भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको बताऊं कि मेरा तो इतना दिल चाहता है कि मैं हाज़िरी ना दूं बल्कि वहीं रुक जाएं, लेकिन आज तक मुझे कभी मौका नहीं मिला। मेरी ये बड़ी तमन्ना है कि मैं जाऊं और बेसिकली वहाँ जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ जाके जो अहद करना है ना वो बड़ी बात है। वो अहद साथ लेकर आए और उस अहद को निभाना बड़ी बात है। आई थिंक बहुत सारे लोग जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं तब जाऊं जब मैं उस अहद को निभाने के लायक हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बात है आप सरकार के सामने अपने वजूद को रखना, अपने आप को हाजिर कर देना और फिर उस अहद को ना निभाना। मैं समझता हूँ ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं अहद को निभा सकूं। आमीन। लेकिन रमज़ान में भी हम चाहे जहाँ पे भी होते हैं, एक ये निस्बत नात से और हमसे और इनसे एक और दफ़ा जुड़ जाती है और वो जो अहद है बहुत से लोग करते हैं, हर रमज़ान में करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है इंसान ख़ता का पुतला है, हम ज़रा डंडी मारते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता जब तक अगला रमज़ान आता है। तो वो रमज़ान भी खुद में एक यकीन दहानी है कि भाई आया है दोबारा रमज़ान और आपने जो अहद पिछले साल किए थे उसको अब दोबारा ताज़ा करने की ज़रूरत है। आपको ये फीलिंग आती है रमज़ान में? शिफा, मैंने बहुत सारे लोगों को जो हैबिचुअल गालियां देते थे, जिनकी बुरी आदतें थी, मैंने बड़े लोगों को रमजान में तब्दील होते देखा है और आई थिंक मुझे इस चीज ने बड़ा इंस्पायर भी किया कि ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई भी मनफी चीज ज्यादा असर रखती है, वो माशरे में मनफी चीजें होती हैं वो ज्यादा असर रखती हैं और इसी तरीके से बुराई बहुत तेजी से फैलती है। लेकिन अच्छी बातें मौजूद हैं। रमजान का जो मकसद है वो पूरा होता है, लेकिन वो उस नंबर्स में नहीं होता जितने नंबर्स में बुराई दिखी जाती है, मुझे लगता है। और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे शख्स पे भी इसका एक बहुत असर होता है, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है तो ऐसी चीजें आप करते हैं, ऐसी हैबिट्स होती है कि जो आपको नहीं करनी चाहिए और रमजान बेसिकली उन्हीं हैबिट्स को कंट्रोल करने की आपको तकीन करता है। तो हम सब में बहुत सारी बुराइयां हैं और हम सब जब अपने गिरबान में झांकते हैं तो जब पड़ी अपनी खताओं पे जब नजर, तो फिर जहाँ में कोई दूसरा बुरा ना लगे, तो हम जब अपने आप पर नजर डालें तो हमें लगता है कि हम ही सबसे बुरे हैं, सबसे नाकिस हैं, लेकिन फिर वही रिश्ता, वो कनेक्शन, वो जो उस दरबार से जुड़ी हुई है, उसी पर आसरा है हमारा तो सारा। वैसे मैं बड़े इस बात को संजीदगी से लेता हूँ कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो हम नहीं कर सकते। जो आपने कहा है हम उसको करने की कोशिश कर सकते हैं। हम जाहिर सी बात है कि हम खता का पुतला हैं और हम इंसान हैं, हम मासूम नहीं हैं, लेकिन जो इंसान की ये जद्दोजहद है कि उस रास्ते पे चलना जिस रास्ते का सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, इसी में कामयाबी है, इसी में फलाह है और इसी में सारी इंसानियत की बेहतरी है। और मैं इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ और कोशिश ये होनी चाहिए कि गुनाह या बुराई तो करनी ही है, वो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड समहाउ आई फील कि ये कुदरत का भी हिस्सा है, लेकिन उससे बचाव के बड़े तरीके हैं, उसको बैलेंस जिंदगी जीने के बड़े तरीके हैं। आई थिंक वो बैलेंस ढूंढने की जरूरत है। हमें दो एक्सट्रीम्स में जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा मजहब की तरफ भी चला गया और बहुत ज्यादा बुराइयों की तरफ भी चला गया। एक म्याना रवि, एक आपकी मॉडरेट आपकी जो लाइफ होती है ना, वो बहुत लाजमी है, जिसके अंदर आप जिंदगी को एंजॉय भी कर रहे हो और आप बुराइयों से भी दूर रहें। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बैलेंस है ये कहीं ना कहीं हम खो देते हैं। सही कह रहे हैं आप, जबकि दीन में बड़ा इस बात पर जोर दिया गया है कि बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, हमने एंटरटेनमेंट और गुनाह जो है वो एक जैसी चीज़ समझ ली है,
तो वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना जो है वो बगैर गुनाह के भी हो सकता है। मतलब कोई ज्यादा हंस रहा है या कोई किसी को शौक है अच्छे कपड़े पहनने का, तो हम कहते हैं हमारे जो पुराने खुलफाए राशिदीन थे वो ऐसे थोड़ी पहनते थे। तुम बात दीन की कर रहे हो और कपड़े तुमने इतना बड़ा महंगा कुर्ता पहना हुआ है, तो भाई शौक हो सकता है किसी का। बल्कि हजरत बहुत सारे साहबी ऐसे थे कि जिनके लिबास की बड़ी मिसालें दी जाती थी, कमाल मिसाल होता था। बिल्कुल जी शुजा, क्या कह रहे थे आप? जी बिल्कुल मैं मुझे वक्त का नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि फितरी तौर पर बुराई वो चीज है जिसको करके आपको शर्म महसूस हो या आपको पछतावा हो, आपको लगे कि ये बुरा है, तो वो तो आपकी रूह इंडिकेट कर देती है, क्योंकि रूह आपकी जिस्म में एक प्योर हिस्सा है, द एसेंस ऑफ प्योरिटी। उसके अंदर कभी भी गंद आ नहीं सकता, तो हमेशा उसको फिल्टर करने की कोशिश करता है। इंसान के पास वो एनर्जी है जो ये रेक्टिफाई कर सकती है, ये ढूंढ सकती है कि कहाँ पे बुराई है। और हम जब रूहानियत से दूर होते हैं तो उस वक्त हम ज्यादा वनरेबल हो जाते हैं बुराई की तरफ, हम लोग ज्यादा वनरेबल हो जाते हैं उन चीजों की तरफ जो अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। यही फिर हमारा आज का जो है वो मैसेज हुआ कि हमें रूहानियत की तरफ बढ़ना है, दीन की तरफ बढ़ना है, और इसी में हमारी भलाई है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शुजा हैदर, वक्त दिया आपने और बड़ी खूबसूरत नात के अशार भी हमें सुनाए, और हमारी दुआ ये है कि इसी तरीके से आप अच्छी नातें पढ़ते रहें और हम जो है वो सुनते रहें। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं जरा क्रिकेट की। अभी क्रिकेट मैच खत्म हुआ, पाकिस्तान ने तीसरा T20 इंटरनेशनल जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ वो जीत लिया, लेकिन डरते जीता। सांस लोगों के ऊपर नीचे हो गई थी बिल्कुल, और खास तौर पर जो पिछले T20 में हुआ था उसके बाद तो लोग बड़ा डरे हुए थे। क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम ओवैस। इकबाल साहब, जिस तरह की कैफियत मैंने ने बयान की कि लोग डर रहे थे, ऐसा ही था, आपके साथ भी यही हुआ? बिल्कुल, हमारी टीम जो है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत टेंशन देती है, लोगों को ब्लड प्रेशर का मरीज बना देती है। कभी तो ये मजबूत से मजबूत तर टीमों के खिलाफ बआसानी फतह हासिल कर लेती है, और कभी कमजोर टीमों के खिलाफ जो है ना ये बहुत जिस तरह से परफॉर्मेंस देती है, मैं तो हैरान हूँ कि इसको किस तरीके से पाकिस्तान की कारकर्दगी को डिस्क्राइब किया जाए। और अगर आप देखें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, तो पाकिस्तान पहला मैच बड़ी मुश्किल से जीता था 11 रन से, फिर दूसरा मैच 18 रन से हम हार गए, और जब हम हार जाते हैं और तनकीद होती है तो फिर सोते में जागते हैं हम। आज हमारी परफॉर्मेंस खासी बेहतर रही, और रमजान भी था, लोग दुआएं कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह का करम भी ज्यादा था, रमजान में ब्लेसिंग्स भी डबल ट्रिपल हो गई थी। उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया वर्ल्ड T20 जो हो रहा है अगले साल भारत में, इस साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिम्बाब्वे की टीम एक ऐसी टीम है कि जो 12वें नंबर की रैंकिंग है, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, और उससे हम हार रहे हैं। तो लम्हे फिक्रिया था, लेकिन आज सबने इत्मीनान का सांस लिया। शिफा जिस तरह से हंस रही है, लगता है इन्हें बहुत खुशी हुई कि सर, मैं एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं, जरा कम थी, जरा ज्यादा ही कम थी, बल्कि मैं कन्फेस करूंगी नेशनल टीवी पे। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या ये जीत? देखिए शिवा, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम जो है वो एक ऐसी टीम है कि जिसके इतनी कोई तजुर्बा नहीं है उनके पास, और उन्होंने पहली मर्तबा 15 मैचों के बाद पाकिस्तान को हराया। हम तो हैरान थे कि एक बड़ा आसानी से पाकिस्तान ये सीरीज 3-0 जीत लेगा, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास था कि हम सोते हुए जागते हैं। जब उल्टा हम पे कोई मुश्किल आती है तो फिर हम एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। तो अगर आज नहीं जीतते और खुदा न खास्ता हार जाते, तो फिर तनकीद के जो निश्तर चलने थे ना मिसबाउल हक पर और टीम मैनेजमेंट पर, फिर उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। सर, प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर ये खेल नहीं पा रहे। मसला क्या है, क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा? हालांकि इतनी ज्यादा अहमियत है मिडिल ऑर्डर की, सबको मालूम है, लेकिन बस खेल ओएस देखें, इनकी नीयतें साफ नहीं है। 4 ओपनर्स आप खिला रहे हैं। आज फखर जमान को चौथे नंबर पर खिलाया, शर्जील खान भी है, फिर मोहम्मद रिजवान एज एन ओपनर सेट हो चुके हैं, बाबर आजम भी है, फिर उसके अलावा हैदर अली भी इनिंग्स ओपन करता था, वो भी इस टीम में है जो पाकिस्तान की 14 और 15 रुकनी टीम थी। तो मेरे ख्याल में इनकी नीयतें सही नहीं है, और इन्होंने जो टीम सेलेक्ट की वो कॉम्बिनेशन इनका सही नहीं था टीम का, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहे हैं कि किसी अपने प्यारे को वर्ल्ड कप T20 के लिए मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करें। आपको पता है गिमिक्स तो होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, तो मुझे लगता है ये कहानी उसी लिए
की जा रही थी कि किसी को एडजस्ट किया जाए, शोर मचना शुरू हो गया कि आजम खान की जरूरत है, पिंच हिटर की जरूरत है। भाई पहले आप अपनी टीम को तो सेट करें। और मैं आपको अंदर की खबर बताऊं कि जब टीम का ऐलान हुआ था इस दौरे के लिए, तो कप्तान बाबर आजम चाहते थे कि शोएब मलिक, इमाद वसीम और हारिस सोहेल को मुंतखब किया जाए, लेकिन चूंकि कोच मिसबाउल हक और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम आपस में एक पेज पर थे, उन्होंने बाबर आजम की बात नहीं सुनी। तो मेरी समझ में नहीं आता, अगर आप कप्तान को अथॉरिटी नहीं देंगे तो फिर किस तरीके से आप तवक्को कर सकेंगे कि वो मैदान में खिलाड़ियों को लड़ाएगा। सही बात है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है कि फ़खर जो हैं, जब हमने देखा कि वो एज एन ओपनर सेट हो गए और बार बार आप उनका नंबर चेंज करेंगे तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आज भी वो 0 पे आउट हो गए। वही मैंने कहा ना कि फखर जो है वो T20 में, पहले तो वैसे दिलचस्प बात ये शिफा के इसको सेलेक्ट ही नहीं किया गया था T20 के लिए, लेकिन जब इसने वहां परफॉर्मेंस दी, 190 ऑड रन्स किए जोहान्सबर्ग में वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो फिर उन्होंने कहा कि इसकी तो फॉर्म बड़ी अच्छी है, इसको T20 में ले लो। अब ले लिया उसको, आप 1 डाउन चौथे पे खिला रहे हैं। वो दायरे में, जब फील्डर्स जो है दायरे के अंदर होते हैं, वो दायरे का सही इस्तेमाल करता है। आपने उसको, आपकी कोई हिकमत अमली समझ में नहीं आ रही कि क्या हिकमत अमली है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। बिल्कुल, आपके लिए भी वैसे फाइनली मैं पूछना चाहूंगा कि जो प्लेयर ऑफ द सीरीज कह लीजिए, पिछली सीरीज भी और ये वाली सीरीज भी, वो रिजवान ही है। बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से रन्स कर रहे हैं अपनी जिंदगी की गोल्डन फॉर्म में, लेकिन आज बाबर आजम ने भी ओवैस 2000 रन्स मुकम्मल किए 52वें वनडे इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल मैच में। मुझे याद है सितंबर 2016 में ये अपना पहला मैच खेले थे मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ, और जिस तरीके से, और वो एक प्रोसेस के थ्रू आए हुए, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, पाकिस्तान ए, पाकिस्तान की सीनियर टीम। तो जो खिलाड़ी प्रोसेस के जरिए आता है, हम तो यहाँ PSL में जो भी कोई अच्छा परफॉर्म करता है सेलेक्टर उसे टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। बाबर आजम की मिसाल हमारे सामने है, वो हीरो है। अब देखें 2000 रन उसने बनाए शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज के बाद, दूसरा पाकिस्तान का, दुनिया का 11वां। तो मैं समझता हूँ बाबर आजम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी रही। कब तक हम इनके नातवा कंधों पर अपनी बैटिंग का बोझ डालेंगे? बाकी भी कुछ कर लें खुदा के लिए, बाकी भी कुछ कर लें। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये आखिर में जो था ना, ये पॉइंट टू पॉन्डर था बड़े लोगों के लिए कि बाकियों से भी कुछ कराना है कि नहीं कराना। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट मैच पर तबसरा कर रहे थे। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। अक्सर बात करते हैं कुछ रिलेशनशिप्स की, कुछ मोहब्बत की। मोहब्बत जो कि इंसानी ज़िंदगी का एक बुनियादी जुज़ है, उसको कहा जाता है मोहब्बत फ़ातिह आलम भी है। लेकिन मोहब्बत जो है वो नौजवानों की मोहब्बत खास तौर पर, मोहब्बत फतह तो नहीं करती, मतलब मोहब्बत तो अक्सर हार ही जाती है। नहीं, वो हार भी जाती है, लेकिन बहुत सारी मोहब्बतें फतह भी कर लेती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आपके सामने बड़ी अच्छी अच्छी जिंदा मिसालें मौजूद होंगी। तो मोहब्बत जब नौजवानों की होती है तो उसमें बहुत सारे मसाइल भी आ जाते हैं, इश्क और आशिकी वाले मसाइल, क्योंकि फिर बुजुर्गों के जो मसाइल हैं वो आ जाते हैं दरमियान, वो भी हो जाते हैं। कुछ मोहब्बत जवानों की, मसाइल बुजुर्गों के। अब ये मोहब्बत जो है, ये क्या हलाल मोहब्बत भी कोई होती है? उसका तरीक़ाकार क्या है, कैसे की जाए, मोहब्बत के मसाइल से कैसे निपटा जाए, ये है हमारा आज का मुद्दा। और दीनी तौर पर हम इस इश्क और मोहब्बत के जज्बे को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब मौजूद हैं। फ़ोन लाइन्स आपके लिए हमने ऑन कर दी हैं, आप अपना जो है वो कॉल्स कर सकते हैं हमें और अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब ये जो दीन है राजा साहब, ये इस मोहब्बत को कैसे देखता है? असल में नौजवान की मोहब्बत, बिल्कुल ठीक। असल में जो मोहब्बत है ना, वो होना हलाल या हराम नहीं है, लेकिन मोहब्बत होने के बाद जो होता है ना, वो या हलाल होता है या हराम होता है। वाह वाह, गुड। तो वैसे तो इंसान मोहब्बत, हाँ बिल्कुल, यानी मोहब्बत को आप ये नहीं कहते कि मोहब्बत हराम है। मोहब्बत आपको आपके वालिदैन से भी हो सकती है, बच्चों से होती है, बीवी से होती है, अपने मुल्क और कौम से होती है। बिल्कुल ठीक है, जायज़। ये तो ठीक है। अभी तो हम बात कर रहे हैं उसकी जिसमें आपने बीवी बनाना है, या मैं भी उधर आ रहे हैं, ठीक है। वो जो मोहब्बत है ना, अच्छा एक होता है कभी कभार इंसान का किसी की तरफ दिल माइल होता है, अब वो उसके साथ अब क्या करेगा? क्या वो एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल के थ्रू रिश्ता भिजवाने का सिस्टम करेगा, या उसको भुला देगा, या वो सोचेगा कि मैं या पहले बातचीत?
हाँ, और वो अगर खुद से बातचीत शुरू करेगा और अगर वो लाइन अपनी खुद ड्रॉ करेगा ना, फिर ये है कि ये मामला खराबी की तरफ जा सकता है और उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे हराम हो सकता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि वला तक़रबुज़ ज़िना, यानी ज़िना के करीब नहीं जाना। तो अक्सर औक़ात क्या होता है कि हमारे नौजवानों में वो जोश में आके ना खुद ही से जब एक चीज़ शुरू कर देते हैं तो होता क्या है कि अपने बड़े बुजुर्गों को साथ मिलाया नहीं होता, बहक जाते हैं। तो फिर ये होता है कि फिर वो अपने तौर पर एक वादे निभा देते हैं, हम करेंगे, और 4 साल 5 साल कर्सा गुजार दिया। उसके बाद जब बड़ों से रुजू करते हैं तो बड़े कहते हैं भाई हम तो अपनी फैमिली से बाहर तो करते नहीं है। हाँ। आपने कहाँ पे जो है ना वो दास्तान चलाई हुई है। तो फिर वो जाके जब 4-5 साल के बाद जब दूसरे को ये कहते हैं ना कि भाई सॉरी वो नहीं हो सकता, अम्मी नहीं मान रही, अम्मी नहीं मान रही, तो फिर वो अगले का तो बहुत जूतियां पड़ती हैं वैसे, जूतियां दोनों साइड से पूछ के आना था ना। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए 4 साल के बाद अब किसी को आप ये कहेंगे ना तो वो उसके लिए दिल पे ना बड़ी अजियत होती है। बिल्कुल। और ये मेरा ख्याल है कि पहले स्टेप से अगर इंसान सिंसियर है और अगर इंसान समझता है कि भाई मैंने हलाल तरीके से करना है और मैं इंशाल्लाह इसको एक प्रॉपर तरीके से निभाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर अम्मी को बता दें और फिर बातचीत शुरू करें तो वो ठीक है तरीका? देखिए बातचीत के अंदर अगर वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ताकि पता चल जाए कि भाई कंपैटिबिलिटी भी है या नहीं। आपका हक है कि आप उनसे मिलें, आप उनसे बातचीत करें, लेकिन किसी की मौजूदगी में, ठीक है। तने तनहा में वो जो शुरू कर देते हैं ना वो फिर प्रॉब्लम। इधर एक अवैस का सवाल होता है अक्सर जो आता है बड़े मजे का। अच्छा, तो सवाल तो मुझे याद है, लेकिन हम अक्सर ये पूछते हैं ना कि भाई लड़का और लड़की मिलने, आप लोग आपस में बातचीत कर लें, अब्बा साइड में बैठे हैं। हाँ। अब्बा के सामने क्या बात करेगा? मैं बताता हूं, मैं आपको, ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा मासूमाना सवाल है आपका। देखिए अगर एक फॉर एग्जांपल आपने किसी की तरफ प्रपोजल भेजा है, ठीक है, अब आप एक कमरे में मौजूद है, अब्बा जान बेशक कोने में बैठ जाएं, जिस तरह एक होता है अगर आपके पास कमरा है वहाँ पे लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आप बैठे हुए अकेले तन्हाई में, जो है ना हदीस में आता है जरूरी कि अब्बा ही बैठे हुए, अब्बा ना हो, अम्मी हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, होता क्या है, कोई करीबी दोस्त भी हो सकता है, कोई मेरे बड़े भाई, कोई छोटे भाई, कोई बड़े रिस्पेक्टेबल किसी छोटे बच्चे को बैठाने की जरूरत नहीं है। तो अब्बा ने तो कान लगाया हुआ होगा ना, अब्बा ने कान लगाया होगा और वो कहते हैं चलो बेटा तुम लोग जाओ जरा इनको लॉन दिखाओ घर का, और ना उसमें सारी फैमिली उसमें खड़ी ऐसे देख रही होती है कि वो लॉन दिखा रही है, मतलब उसमें बात हो भी नहीं सकती। ये प्रैक्टिकल अगर हम बात करें, हाँ प्रैक्टिकली आप चाहे 50 दफा भी मिलना चाहें ना, देखिए यहाँ पे एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक ये कि आप जितनी दफा भी मिलना चाहें आप मिल सकते हैं इस सेटिंग के अंदर कि जहाँ पे कोई बड़े और लोग मौजूद हो, और कोई मौजूद हो, चाहे बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, कोई भी शख्स मौजूद, कोई मोतबर शख्स, खुद बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, हाँ, तो फिर वो अपने किसी यानी अम्मी को, बड़ी बहन को, किसी कजन को, किसी और को कोई ना कोई होना चाहिए जो कि हो, क्योंकि जब दो अकेले होंगे ना फिर शैतान तीसरा। सही, अकेले ना हो, ये बात लॉजिकल हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक और पब्लिक अकेले नहीं है, ये तो बिल्कुल तय है, अकेले नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी हम जाकर साथ खाना खा लेते हैं और उस दौरान जो है वो आप गुफ्तगू कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे कि हाँ जी मेरी ज़िंदगी में ये प्लान्स हैं, मैं इस तरह के लोगों को समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के साथ वो कंपैटिबल है। वही चीज़ जो है वो लड़की भी अपने एम्बिशंस और गुफ्तगू शेयर कर देगी, इसमें कोई प्रॉब्लम? देखिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जहाँ पे आप पब्लिक प्लेस में जाके, जिस तरह हमारे यहाँ एक डेट का कॉन्सेप्ट है ना, अगर तीसरा मौजूद भी है उससे ना यानी ये हो सकता है कि अगर तो चल गया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, कुछ ठीक है, लेकिन अगर ना चला ना फिर वो अनएक्सपेक्टेड सी वो चीज़ क्रिएट होती है कि जहाँ पे एक इंसान जो है वो देख रहा है कि भाई हम लोगों ने तो साथ खाना भी खाया हुआ है, हम तो बाहर ट्रैवल भी किया, मतलब उसको मैं चाह रहा हूं कि हम अवॉइड करें। हाँ, ठीक है, वो एक अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, क्योंकि देखें किसी पॉइंट पे भी ना इस मीटिंग प्रोसेस के अंदर कोई इधर पार्टी के पास ये राइट है कि भाई मैं विड्रॉ इंटरेस्टेड नहीं हूं, इससे पहले कि आपकी फीलिंग्स डेवलप हो, इमोशन डेवलप हो, क्योंकि इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते थे कि प्यार जो है ना ये एक डिजीज है, एक मर्ज है और इसका इलाज शादी है, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर शादी का रास्ता नहीं इख्तियार हुआ फिर इंसान उस मर्ज में अगर मुब्तला हो गया है फिर निकलना सर बहुत मुश्किल है। अब एक और सवाल है, हाँ। एक सेकंड हौसला, ठीक है, यूनिवर्सिटी, हाँ। यूनिवर्सिटीज में 2 क्लास फेलोज हैं, वो 4 साल 5 साल आपकी डिग्री है पूरी। अच्छा, वहाँ पे आप खाने भी खा रहे हैं, कैफे भी जा रहे हैं, प्रिंट आउट भी साथ हो रहा है, एग्जाम असाइनमेंट भी साथ हो रही है। अब यहाँ पे तो अक्सर वो लोग 2 भी होते हैं, बाकी होंगे यूनिवर्सिटी वाले फेलोज वगैरह, लेकिन वो 2 हैं मेनली जिनका ये पार्टनरशिप बनी हुई है डे 1 से लेकर आखिरी दिन तक। अब वहाँ पर अगर जब कोई मामला खराब हो जाता है इस तरह से कि भाई फैमिली नहीं मान रही है ये, तो वो तो अब बाय चांस ही साथ चल रहे थे, उनमें क्या अवॉइड करें? अब इसमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। पहली बात ये कि जहाँ पे हम को एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो पहली बात इसको अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह है ना, अब तो है भाई, मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। पहला स्टेप ये है कि उसको अवॉइड करें। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में जितनी भी टॉप की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सारे सेम जेंडर वाले हैं, और इसके बारे में साइकोलॉजिकल स्टडीज़ मौजूद हैं कि लड़के या लड़कियां अगर उनको आप सेम जेंडर स्कूल्स में पढ़ाएंगे जहाँ पे सिर्फ लड़कियां या लड़के, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, उनके इल्म में भी बेहतर इजाफा होता है। MIT हार्वर्ड तो सारे को एजुकेशन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो उनके जो सबसे एक्सपेंसिव जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, जहाँ पे वो जिनके बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं, जिनको पता होता है कि भाई हमारा बच्चा खराब नहीं होना चाहिए, तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसी जगह पे पढ़े जहाँ पे उसका रिटेंशन भी ज्यादा हो, वो फोकस भी ज्यादा रहे। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जहाँ पे को एजुकेशन में अब आ गए,
ठीक है, वो तो है, अब तो आ गया, सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, अब ये वहाँ पे ये होगा कि अब आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसको आपने फॉलो करना है अगर आप इस किस्म की चीज़ों से बचना चाहते हैं। उसका नाम है PPL फॉर्मूला। मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में भी जिक्र करता हूँ उसका। पहला P है कि आपका जो ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन है वो पर्पसफुल होना चाहिए। पर्पसफुल का मतलब होता है कि वो किसी मकसद के तहत हो। आप जिस तरह कोई वर्क कॉलीग्स होते हैं या कोई स्कूल में कॉलीग है, भाई काम की बात करो, फजूल की बातें जो है ना, मतलब कि उसके पूछना कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में सवालात पूछना और फिर उसमें प्रोब करना और फिर इस किस्म की बातें, हाँ मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे बारे में जानने के लिए, यानी ये चीज़ इससे बचें, क्योंकि आपके अगर कॉलीग्स हैं वो कॉलीग्स वाला एक होना चाहिए। अच्छा, तो पहली बात ये कि उसमें इट हैज़ टू बी पर्पसफुल इंटरेक्शन। दूसरा ये कि वो इंटरेक्शन पब्लिक होना चाहिए। पब्लिक से जो अभी हमने बात कर दी कि वो कोई ग्रुप में है तो चलो ठीक है, जिस तरह कोई असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, कोई भी टास्क है वो ग्रुप बेस्ड है तो चलो ठीक है। लेकिन अच्छा, और फिर तीसरी चीज़ ये कि वो लिमिटेड होना चाहिए। यानी अगर आपकी 1-2 मीटिंग्स के साथ बात हो गई है तो बगैर वजह के तीसरी मीटिंग करने मतलब आओ शाम को जरा बैठते हैं, चाय पे बात कर लेते हैं, मजीद डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर क्या नजरसानी होगा। यानी ये जो मामला ना, फ्रैंकनेस को हमने अवॉइड करना है। बेसिकली हमने फ्रैंकनेस को अवॉइड करना है और कोशिश करना है कि जहाँ पे अगर आए हुए हैं, क्योंकि देखें एक खातून है वो अगर बाजार जाती हैं, वो अगर कपड़े खरीदने जा रही हैं, वो दुकानदार से इंटरेक्शन कर रही है, भाई ये सूट कितने का है, उसने कहा बाजी 3000 का है, ये कितने का, ये 5000 का, अच्छा से करो ये 2 पैक कर दो, खत्म होगी बात। अब उससे पूछना कि भाई तुम सुनाओ घर में हालात कैसे हैं, कैसे हो, खैरियत, ये दीन आपको नहीं कहता कि आप उससे फ्रैंक हो जाएं। अच्छा, अब इसमें जरा अगर प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए, यही PPL वाला रूल आप यूनिवर्सिटी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑफिस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर भी जेंडर इंटरेक्शन हो रही है वहाँ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इस तरह लॉजिकली हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। उस वक्त तो दिमाग तो ऑफ किया हुआ होता है। नहीं, दिमाग ऑफ की बात नहीं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर 2-4 कोलीग्स हैं, मर्द औरत के साथ काम कर रहे हैं, एक के वालिद साहब बीमार हो गए, ठीक है जी, अब आपने उससे इंटरेक्शन की, उसमें आपकी फैमिली इंटरेक्शन आ गई, आपको उसके वालिद साहब का पता चलेगा, अगली दफा आप पूछेंगे हाँ जी उनकी तबीयत कैसी है, ये वो। जनरली आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू एग्जाम्पल दे रहा हूँ बढ़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप रोजाना इतनी बात करें, हाँ जी ये वाला अकाउंट बन गया, लेजर बन गया, उससे आगे आप ना जाएं। सो ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि आप लेकिन फिर उसमें वैसे एक और चीज भी हो सकती है कि हो सकता है आपका वही उसी किस्म का राब्ता हो और उसी तरह का ताल्लुक हो और वो ताल्लुक उस तरफ का ना हो, शादी की तरफ जाने का, फिर वो इतना ही। मोहम्मद यासीन साहब से भी पूछ लेते हैं वो क्या चाह रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यासीन साहब। यासीन साहब आवाज आ रही है आपको? पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं तो सबसे पहली मर्तबा टीवी देख रहा हूँ। ये आपका जो टॉपिक था कि क्या हलाल मोहब्बत भी कुछ होती है जी, ये मजहबी स्कॉलर साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे काबिल एहतराम है। मैं पेशावर में एक मस्जिद का इमाम हूँ। अच्छा, एक बात बता दूं, वो कहते हैं ना अगर मोहब्बत है तो निकाह करो, बेनाम के रिश्ते अल्लाह को पसंद नहीं होते। और दूसरी बात ये है, अगर हमें लैला और मजनून की तरह मोहब्बत की जरूरत नहीं है, हमें खदीजा और मोहम्मद की तरह मोहब्बत की जरूरत है। क्या बात की, जबरदस्त वाकई। तो इसलिए मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं टीवी पे कॉल कर रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने मिसाल दी है, वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रमजान मुबारक आपको। बड़ी अहम मिसाल, होना वैसा ही चाहिए। बेशक। आइडियलाइज क्यों नहीं करते लोग उसको ज्यादा? हमारे मुआशरे में लैला मजनू की बात ज्यादा होती है, हीर रांझा, वो देखो उसकी हीर की शादी फना जगह हो गई, रांझा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के बैठ गया, वो उस तरफ क्यों नहीं हम चाहते? देखिए हमारा असल में अब फिर बात मीडिया की तरफ आगे, फिर आप लोग कहेंगे कि ये आप क्या कह रहे हैं। हम नहीं कहेंगे, हम पे सारे कहेंगे। अच्छा, बात ये कि देखें हमारे बचपन से, मतलब मीडिया से मुराद प्रिंट मीडिया भी तो है ना, हम बचपन से जो कहानियां पढ़ते आ रहे हैं, उन सारी कहानियों के अंदर जो हराम लव है ना उसको ग्लोरीफाई किया गया। हमने जितना भी कंटेंट हमने देखा फिल्मों के जरिए, उसमें हराम लव को ग्लोरीफाई किया। शादी होके जब जैसे शादी होती है ना तो दी एंड हो जाता है, हैप्पीली एवर आफ्टर, बस अब तुम्हारी इमेजिनेशन पे छोड़ दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमने जिसको एक्साइटिंग बनाया, इंट्रीगिंग बनाया, तो नौजवान असल तो ये सब कुछ देख रही है ना, वो तो ये देख रही है, उसी में आता है ना ये शादी नहीं हो सकती, वो कॉन्फ्लिक्ट बनता है। फिर देखिए उनकी जिंदगी का मकसद जो है ना वो फिर सच्चा प्यार बन जाता है कि मेरी जिंदगी में, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, क्या तुम्हें तो इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन उनका फिर जो मकसद बनता है, ये हम लोगों ने क्योंकि ना इस प्यार मोहब्बत को ना इतना ग्लोरीफाई किया है, हमने फिल्मों में और मूवीज में और नॉवेल्स में इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि लोग जो है ना वो चाहते हैं, अच्छा किसी को सच्चा प्यार ना भी हुआ हो ना तो उसको सच्चा प्यार होने से प्यार हो जाता है।
हाँ सही बात है, वो बड़ी गहरी बात है जो सोचिएगा। लोग सोचते हैं कि मुझे सच्चा प्यार होना चाहिए, क्योंकि देखो ना हर गहरे को हो रहा है, हर किताब में मैं पढ़ रहा हूँ प्यार हो रहा है, गानों में सुन रहा हूँ प्यार हो रहा है, तो मुझे क्यों नहीं हो रहा? मतलब मुझे कोई कमी है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है कि मुझे प्यार नहीं हो रहा, तो फिर वो बेचारा ना पीयर प्रेशर में कहीं किसी से मोहब्बत कर लेगा। कुछ लोगों को तो अक्सर सच्चा प्यार हो जाता है, बार बार भी होता है। लाहौर से अस्सलाम वालेकुम। रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वकास साहब लाहौर से जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है ये। इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आजकल हमारे 2 चैनल हैं, वो टिकटॉक स्टार यानी कि लड़के लड़के इकट्ठे, और उनकी जो ड्रेसिंग भी होती है वो भी इस्लाम के ऑपोजिट होती है, तो क्या वो ठीक है? वो हमारी जनरेशन पे क्या असर पड़ रहा है? आपने खुद ही बता दिया इस्लाम के अगेंस्ट होती है, तो फिर कैसे ठीक हो सकती है? वाकई तो आजकल बस बड़े मामला हैं। उन चैनल पे पाबंदी कैसे लग सकती है? उन चैनल पे कैसे वो हम कर सकते हैं कि आपके पास रिमोट है, पहले तो वो इस्तेमाल करें ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है, रिमोट इस्तेमाल करें, देखें और कैमरा में नोटिस डाल दें, कंप्लेन कर दें। आपको जो कंटेंट अच्छा नहीं लगा कैमरा पर जाके उसकी वेबसाइट पे कंप्लेन करें, भाई ये गैर मुनासिब कंटेंट है, गैर इस्लामी कंटेंट है, तो उन तक कंप्लेन जाएगी, वो फिर उसके बारे में कुछ सोचेंगे। अच्छा पॉइंट आइडेंटिफाई किया वैसे वकास साहब ने। अगले कॉलर है हमारे साथ, कौन बोला? आबदा साहिबा लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन मैं मौलवी साहब से ये गुजारिश करूंगी, अगर आप लोगों ने इस तरह के टॉपिक को डिस्करेज करना होता है तो आप लोग टीवी पे ना आया करें। देखिए जी, मोहब्बत और डिस्करेज कहाँ कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं मोहब्बत करें, मोहब्बत तो होनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अंडरस्टैंडिंग होती है। आजकल जिस तरह रिश्तों के मामले हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बच्चे एक दूसरे को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उसमें जो डिवोर्स रेट है वो बहुत, हाँ तो वो तो तरीका बता रहे हैं। वैसे डिवोर्स रेट्स, वैसे हमारे बड़े तो कहते थे कि सबसे ज्यादा डिवोर्सेस जो हैं वो मोहब्बत की शादियों में ज्यादा देखी जाती हैं इंस्टेड अरेंज की, लेकिन वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर फिर हम आपसे बात करेंगे किसी दिन। लेकिन उनको ये लगा कि आप जैसे डिस्करेज कर रहे हैं। नहीं देखिए, जो मैंने आपको जो तरीकाकार बताया ना, उसके बाद देखिए मैं खुद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ आए दिन यूथ के प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो लड़के लड़कियाँ हैं वो हराम रिश्तों की तरफ जाते हैं, और जो हार्ट एक उसके बाद होता है, देखिए वो इट फील्स वर्स देन डिवोर्स। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए 4 साल आप यूनिवर्सिटी में आप बातें कर रहे हैं, आप लिटरली ऐसे रह रहे हैं जैसे कि कोई कपल है, ठीक है। उस 4 साल के बाद आपने अपने पेरेंट्स को तब बताया कि जी ये मसला हो गया, अब पेरेंट्स नहीं मान रहे, कोई सोसाइटल प्रॉब्लम या जो भी इशू है, अब क्या हुआ कि आपने कहा भाई सॉरी वो तो या लड़की ने कह दिया या लड़के ने कह दिया, अब वो जा रहे हैं जनाबे वाला सीवियर डिप्रेशन के अंदर। अच्छा पढ़ाई वैसे पहले नहीं हो रही थी, क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी में गए थे तो वो ये इश्क आशिकी के चक्करों में पड़ गए, तो एकेडमिक्स वैसे डाउन जा रहे थे। उसके बाद वो 4 साल के बाद पता चलता है कि जी वो नहीं हो रहा, तो वो आधे नफ्सियाती मरीज बन रहे हैं। ऊपर से ये होता है कि वो जो फीलिंग है ना, अब वो डिवोर्स की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे भी बदतर आ रही है, क्योंकि डिवोर्स जब किसी को होती है, अल्लाह ना करे हो, लेकिन जब हो जाती है तो वो एटलीस्ट आपके पास एक फैमिली का सपोर्ट नेटवर्क होता है, फैमिली वाले कहते हैं बेटा चलो छोड़ो उसको, आप हमारे साथ रहो, कोई मसला नहीं। लेकिन इसके बाद जब आप घर जाते हैं ना, तो अम्मा अब्बा से भी जूते पड़ रहे होते हैं और सोसाइटी से भी पड़ रहे होते हैं, तो फिर दोस्त संभालते हैं। हाँ, इधर भी दोस्त का बड़ा गहरा यार देखो कोई बात नहीं, उस सिचुएशन में ना फिर मतलब इंसान को हम ये चाहते हैं कि एक सोसाइटी जो है वो एक फंक्शनिंग सोसाइटी हो, जहां पे जो भी आपके नेचुरल इमोशंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से चैनल किया जाए। इस्लाम, इसलिए मैंने शुरू में बात की थी कि इस्लाम मोहब्बत को हराम नहीं कहता, उसके बाद जो प्रोसेस है उसको कहता है, और इसीलिए बार बार हमें कहा गया कि ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलना, बिकॉज शैतान का नक्शे कदम ये होता है कि पहले आप आहिस्ता से बात शुरू करते हैं, फिर आप नंबर एक्सचेंज करते हैं, फिर आपकी फ्रैंकनेस बढ़ती है, फिर आप कहते हैं चलो अकेले में यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, और फिर अल्लाह माफ करे बहुत बहुत मेजर गुनाह हो जाते हैं, बहुत बहुत बड़े गुनाह। लिमिट ये हुई कि आप गुफ्तगू करें और उन रूल्स के तहत करें, रूल्स के मुताबिक करें तो सही सलामत रहेंगे आप, और निगाह की तरफ जाएं। हाँ। और देखिए इसमें 2 साइड्स हैं, एक तो पेरेंट्स की साइड भी है। पेरेंट्स को मैं ये तरगीब देता हूं कि देखिए आप अपने बच्चों को ना शादियों को इनकरेज करें अर्ली मैरिजेस पे। उसकी वजह यह है कि वरना वो बेचारे जो है ना वो फिर बहुत ही कश्मकश में मुब्तला रहते हैं। तो बच्चों की अगर कोई लड़का लड़की कह रहे हैं कि भाई हमें इनसे मोहब्बत है और हमें शादी करनी है तो उनको करने दें, इनको डिस्करेज ना करें। पेरेंट्स जो है ना, मैं मतलब पेरेंट्स को ये समझता हूँ कि पेरेंट्स सिंसियर ही होते हैं, माँ बाप कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो कुछ अनड्यू सख्तियां कर रहे होते हैं, कर देते हैं, या कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि बच्चों के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप जरूर देखें, क्योंकि देखिए माँ बाप की कंसर्न ये होती है कि हमारी बच्ची जिस घर में जा रही है वो कोई उसको प्रॉपर ख्याल रखें, कोई अच्छे डिसेंट लोग हों वगैरह वगैरह। आपने जिसको पसंद किया हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो जो आपको नजर नहीं आ रहे, प्यार बाद में आपको नजर आएंगे, बाद में आपको भी नजर आएंगे, और आपके पेरेंट्स
थर्ड पार्टी बन के देख रहे हैं, उनको शायद कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो आपको प्यार ने अंधा किया हुआ है। प्यार तो अंधा होता है, ये भी है। जितने लोगों से मशवरा करके आप करेंगे, जितने लोग सोसाइटी के अपने अजीजो अकारिब को इन्वॉल्व करेंगे ना, उन लोगों से जब मशवरा लेंगे तो अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने माँ बाप से, तो वो हो सकता है आपको बेहतर राय दें। तो इसलिए एक तो मामला कोई दिल का भी होता है, कुछ दिमाग का भी होता है। इंसान थोड़ा सोचता भी है कि भाई ये कंपैटिबिलिटी भी है या नहीं है दिमाग से। अच्छा, कंपैटिबिलिटी की उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था। आपसे अगला सेशन जो हम लगाएंगे वो हम इस पे भी लगाएंगे कि लव मैरिजेस में डिवोर्स रेट ज्यादा क्यों नजर आता है और अरेंज मैरिजेस में कम क्यों होता है। हालांकि उसमें तो आप लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है, फिर भी साथ बैठे हैं, सारी जिंदगी गुजार दी, और जिसमें आप लोग जानते हैं यू क्लेम to have fallen in love with the other person like anything, उसमें आप साथ नहीं रहना चाहते, फिर बाद में once you get married। इसमें शॉर्ट असल में बात ये है कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, ठीक है। जब आप एक रिश्ते में जा रहे होते हैं ना, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर लड़की ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग मिल गया है और अब मैं जिंदगी भर खुशियों में रहूंगी, तो ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये शादी है, ये रियलिस्टिक है, ये जन्नतुल फिरदौस नहीं है। यहाँ पे गिव एंड टेक होगा और कॉम्प्रोमाइज का नाम है, मोहब्बत नाम ही कॉम्प्रोमाइज का है। मियाँ को भी चाहिए, वो भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, बीवी भी सैक्रिफाइस करेगी, कॉम्प्रोमाइज। ये कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं है कि बस शादी होगी उसके बाद हमेशा हमेशा खुशियों में रहेंगे। ये एक्सपेक्टेशन मैनेज करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। ये टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर तो घंटों गुफ्तगू की जा सकती है, तवील गुफ्तगू, बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अभी आज हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर राजा साहब आपका, और आइंदा भी इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ये अहम बात है। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची चलते हैं और आयशा से पूछते हैं कि आज आयशा क्या पका रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज जब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बन रही है रमज़ान दस्तरखान में, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी रेसिपी, वो है ज़ाफ़रानी पुलाव की। और चिकन यूज़ कर रहे हैं हम, और किसकी यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हम सब रोसों की चिकन यूज़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई कट है और बिल्कुल साफ़ सुथरी है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, बहुत अच्छी है। जैसे कि आजकल के हालात हैं, लाइनों में लगें, स्टोर्स पे जाके लाइनों में लगें और चिकन लाएँ, फिर उसे वॉश करें, इतना टाइम निकल जाता है। तो आप लाएँ सब रोसों की चिकन, इस तरह से पैकेट को खोलें, साफ़ सुथरी है, वॉश हुई हुई है और बहुत ही बेहतरीन इसका कट्स हैं। जो भी आपको बोनलेस चाहिए होगी वो सब इसमें मिल जाता है। इस तरह से बस ये अपने पैकेट खोला और हम यखनी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यखनी चढ़ती है। और आप देख सकते हैं इतनी साफ़ सुथरी है, वॉश करने की भी जरूरत नहीं, टाइम बच गया। रमज़ान में वैसे ही कम टाइम होता है। हम इसमें डाल देते हैं 3 गिलास पानी शामिल कर देते हैं इसमें। और इसमें क्या क्या जाएगा, जो कि यखनी चढ़ती है, तो उसमें हम डालेंगे सौंफ 2 खाने के चम्मच, साबित धनिया 2 खाने के चम्मच, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याज इस तरह से। साथ ही हम लहसुन के जवे शामिल कर देंगे साबित ही, क्योंकि हम यखनी चढ़ा रहे हैं, इसका बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा। और इसमें जाएगा दालचीनी, इस तरह से पीसेस ले लेते हैं, और छोटी इलायची। इसका अरोमा जब ये खूब बॉयल होगा तो बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा। बड़ी इलायची डाल देते हैं, छोटी इलायची डाल दी है, दालचीनी डाल दी है। बाकी जब हम गरम मसाले बनाएंगे जब शामिल कर देंगे, साबित लाल मिर्च डाल लें ताकि यखनी में एक अच्छा सा फ्लेवर आए, और थोड़ी सी मिर्चें भी हो जाएंगी तो हमारी यखनी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। इसमें हम डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका। बाकी जब हम चावल डालेंगे तो तब भी हम उसे नमक टेस्ट रमज़ान में तो होता नहीं, लेकिन अंदाज़ा होता है, तो हम इस तरह से कर देंगे। बस ये चीज़ें चली गई हैं और ये कवर कर देते हैं हम यहाँ पे। फिर इसका जो मसाला बनाएंगे, इतनी यखनी हम बन रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम कढ़ाई को गरम और उसमें डालेंगे डालडा कलौंजी ऑयल। डालडा जो है पाकिस्तान में पहली बार लाया है एक कुकिंग ऑयल में। डालडा ने कलौंजी की अफादियत को शामिल किया है। इससे क्या है कि टेस्ट पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप सारे खाने अपने बना सकते हैं। आप जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे रमज़ान में समोसे पकौड़े बहुत ज़्यादा तादाद में बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, तो आप उसमें इसे फ्राई कर सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल भी आपका जैसा होगा तो वैसी ही टेस्ट जी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की मदद से कलौंजी के ऑयल को कुकिंग ऑयल में शामिल किया है डालडा वालों ने। तो यहाँ पे हमने 1 कप ऑयल ले लिया है, डालडा कलौंजी ऑयल, और इसमें हम शामिल कर देंगे तले हुए प्याज। प्याज जो है मैंने यहाँ पे फ्राई किए हुए हैं, आप चाहें तो बगैर फ्राई भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से हम इसमें से बचा लेंगे, क्योंकि जब हमारी पुलाव दम आ जाएगी तो हम उसके ऊपर भी उसे डाल के सर्व करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ज़ाफ़रान को मैंने दूध में घोल के रखा हुआ है। अच्छा फ्लेवर चाहिए अगर आपको ज़ाफ़रान का, इंग्रेडिएंट है ये, घोलना बहुत ज़रूरी है। ज़ाफ़रान जी बिल्कुल की इंग्रेडिएंट्स है ये इस पुलाव का।
और हमने 1 चाय का चम्मच लिया था, लेकिन दूध में ज़रूर भिगोना है क्योंकि जब भी इसका अरोमा और कलर निकल के आएगा। तो इसे रख दिया है। आधा केजी हमने राइस लिए थे, उसे भी हमने सोक करके रखा हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे हमने प्याज़ों को डाल दिया था और थोड़ा सा ही गर्म होगा। इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, बिल्कुल फ्रेश। और इसे थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि ज़रा अच्छा सा हमारा अरोमा आ जाए लहसुन अदरक का। खुशबू तो यहाँ तक पहुँच रही है मेरे ख्याल में आपकी, है ना? आ रही है ना कोई खुशबू? आ रही है आप लोगों को खुशबू? अभी जब कोई नहीं आ रही, रमजान में मैं ऐसी बात नहीं कर सकता, झूठ हो जाएगा ये। कोई नहीं लेकिन महसूस अंदर से महसूस की जा रही होगी। महसूस की हिस्स हमारी बड़ी तेज है क्योंकि ज़ाफ़रान स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हम ज़ाफ़रान एसेंस भी इसमें शामिल करेंगे और हम इसमें बिरयानी एसेंस जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, और हम जो मार्केट में पुलाव खाते हैं तो उसकी बहुत एक अच्छी सी खुशबू होती है, या इवन बिरयानी में भी एक अच्छी सी खुशबू आती है, वो बिरयानी एसेंस से आती है। तो वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें भी जाएंगी इसमें। और अभी हम शामिल कर रहे हैं इसमें साबित गरम मसाला, जिसमें दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, तो ये शामिल कर देते हैं। साथ इसमें जाएगा साबित ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, यानी कि वो शामिल कर देते हैं। यहाँ मैंने भर के 1 खाने का चम्मच लिया है। इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है पुलाव में। तो बस ये तो इतना हमारा ये तैयार हो गया है मसाला। यहाँ हमारी यखनी तैयार होगी। हम चिकन को इसमें शामिल करेंगे। अभी मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ क्योंकि मेरी यखनी यहाँ तैयार हो रही है। चिकन को हम शामिल करेंगे, चिकन के स्टॉक को इसमें शामिल करेंगे, राइस को शामिल करेंगे, उसे पकाएंगे, दम देंगे, और फिर ऊपर से हम डालेंगे ज़ाफ़रान जो कि हमने दूध में भिगो के रखा है, और हम इसमें बिरयानी एसेंस शामिल करेंगे। चलें, सही। तो अब आप ये बाकी मरहले तय करें। हम एक काम ये करते हैं कि हमें ज़रा लंदन की तरफ भी जाना है। लंदन में एक बड़ा ख़ास अच्छा काम हो रहा है, और आपकी चूँकि वाकफियत और वाबस्तगी लंदन से ही है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ लंदन की तरफ, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है शहर शहर गांव गांव का, इस मरतबा हमने सोचा ज़रा पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर निकले और देखिए कि लंदन में कुछ खास लोग खास अफ्तार कर रहे हैं, वो क्या है। माह सियाम में गरीबों और ज़रूरतमंदों का एहसास भी ज़रूरी है। बरतानिया की मसाजिद ने मुखीर हजरात की मदद से रोजाना हजारों अफ्तार पैक तकसीम करने का आगाज कर दिया है। अफ्तार पैक की तैयारी और तकसीम में रजाकार जज्बा इंसानियत के तहत खाना रोजेदारों तक पहुँचाने में मसरूफ हैं। मसाजिद की इंतजामिया का कहना है बरतानिया में कोरोना की वबा पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका, मगर अभी तक इबादत गाहों और इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार होने की वजह से मसाजिद में इफ्तार का एहतमाम नहीं किया जा रहा। हमारी मस्जिद जो है ये रोजेदारों के लिए पैक लंच देती है, और यहाँ पे लोग आते हैं और बड़े हैप्पी जाते हैं, बड़े खुश जाते हैं, और हमारा काम तो खिदमत करना, मुसलमानों की खिदमत करना। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी है, और जो दुनिया से होटल में क्वारंटीन कर रहे हैं। आपने देखा था पिछले दिनों मीडिया में उन लोग कितनी मुश्किलात में थे, कोई उन्हें हार्ड फूड नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान समेत दीगर सफरी पाबंदी वाले ममालिक के होटल्स में करंतना मुसाफरों तक सहर और इफ्तार पैक भी पहुँचाए जा रहे हैं। रमज़ान अफ्तार पैक मुसलमानों और गैर मुसलमानों में तकसीम करके इंसानियत और इसार का पैगाम दिया जा रहा है। असद अली, हम न्यूज़, लंदन। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। चलते हैं सीधा कराची। जी आयशा, कहाँ तक पहुंची आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे पुलाव दम आ गई है। मैंने उसे क्या कहते हैं यखनी को और चावल को अलग अलग कर लिया था। उसमें जो हमने साबित गरम मसाले डाले थे वो निकाल लिए थे, और ये हमने दम पे रख दी है। और जब ये दम आ जाए, बिल्कुल हाफ डन हो जाए, तो हम ज़ाफ़रान जो हमने दूध में मिला के घोला था उसे हम शामिल कर देते हैं, और हमने इसमें बिरयानी एसेंस शामिल कर दिया है, ज़ाफ़रान एसेंस शामिल कर दिया है इसे, और 2-3 मिनट के लिए हम दम देंगे ताकि बहुत अच्छा सा अरोमा आ जाए। हम आ जाते हैं यहाँ पे सबरोसों के कॉर्न की तरफ, और जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। और इसमें क्या है कि ना जो कॉर्न होते हैं उसके साथ इसे कोडिंग किया गया है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो सिंपल लाएं अपने दस्तरखान पे, इसे पैकेट इस तरह से खोलें, फ्राई करें और दस्तरखान पे अपने प्यारों के साथ एंजॉय करें। तो ये हम पैकेट डाल देते हैं यहाँ पे फ्राई होने के लिए। साथ ही अब ड्रिंक रह गई थी हमारी, हम वो ड्रिंक भी आपको बताते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं और रोज़े के बाद बहुत प्यास लगती है, तो उसके लिए हम ड्रिंक बना रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया है शुगर कैन यानी गन्ने का जूस। जी ड्रिंक है, आज गर्मी बढ़ती जा रही है ना, तो मैंने कहा ड्रिंक।
ये गन्ने का रस है, 2 गिलास हमने गन्ने का फ्रेश रस लिया था जी, वो लिया है। साथ पुदीने के पत्ते इसमें थोड़े से हम शामिल करेंगे और इसमें लेमन जूस जाएगा, वो शामिल करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो मलंगा मेरे पास रखा हुआ है पानी में भिगो के, उसे हमने ग्लासों में डाल दिया है क्योंकि वो हम चॉपर में इसमें ब्लेंडर में नहीं डालेंगे, सिर्फ हमने बर्फ़ डाली है और इसे थोड़ा सा हम ब्लेंड करेंगे और फिर इसे हम ग्लास में सर्व करेंगे। तो मलंगा ठंडी बर्फ़ तो डाली नहीं, ठंडी बर्फ जी डाली है पहले से, डाल दी मैं ठंडी पहले से डाल दी। चलें ठीक है, गुड, शाबाश, जबरदस्त जी। तो ये गन्ने के जूस के साथ आपने बना दी तैयार और इसे हम वाह 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 वाह, ड्रिंक बहुत फ्रेश है, इसकी मसाला ड्रिंक भी बनती है, वो भी किसी दिन आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आज आ रहे हैं जी, आ रहे हैं बिल्कुल जी, अब हम आ रहे हैं आपकी तरफ, आ रहे हैं आयशा, बल्कि आपकी तरफ नहीं, आपकी तरफ से जा रहे हैं हम, क्योंकि अब जो है वो वक्त हमारा हो गया इस्लामाबाद में अफ्तार का। तो हम जरा अफ्तार की तरफ चलते हैं। आयशा, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, अफ्तार के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपको लेकर चलते हैं हमारा सेगमेंट रोज़ा कुशाई की तरफ और देखते हैं कौन कौन से बच्चों ने आज रोज़ा रखा। दिखाएं जी तस्वीरें। अयान अहमद खान लाला मूसा से, इन्होंने रोज़ा रखा माशाल्लाह। इनके अलावा जी अगली तस्वीर है फरहान हाफिजाबाद से, वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। मोहम्मद इब्राहिम रावलपिंडी से, इन्होंने भी रोज़ा रखा आज। और इज़ा आमिर इस्लामाबाद से, ये देखें क्या तैयार हुई है माशाल्लाह, अम्मा ने तैयार किया है, ज़बरदस्त, गुड। अजीज़ा फारूक रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, दुआ मांग रही हैं और अल्लाह ताला इनकी दुआएं कबूल फरमाए। अनाया गयूर रावलपिंडी से, और इनके अलावा कौन है जी? हंजला महमूद कश्मीर से, क्या बात है, गुड। मोहम्मद हुसैन पेशावर से रोजा रखा है आपने कि नहीं? जवेरिया इकबाल साहिवाल से, इन्होंने भी रोजा रखा। इनके अलावा कौन है जी? मोहम्मद साद सरगोदा से और वाजिद हुसैन मानसेहरा से, ओके जी, क्या बात है, ये आज प्यारे प्यारे बच्चे थे जिन्होंने रोजा रखा। अब नाज़रीन चलते हैं, हमारा अगला सेगमेंट है बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज तो छोटी छोटी बातों पे हम नाराज़ भी होते हैं, हमारे यहाँ रवैये मुतशद्दिद हो गए हैं, लेकिन क्या हम इस बात को भूल जाएं कि जब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजरान के मसीही मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं नमाज पढ़ने, अपनी इबादत करने, तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी मस्जिद में अपनी इबादत कर लो। क्यों? इसलिए कि ये वो रवैया था, ये वो इखलाक था रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब नजरान के मसीहियों के साथ जो मुआहिदा हमारे आका व मौला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो आज भी वैलिड है। जहां मुसलमानों की अक्सरियत होगी वहां पर उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू, उसका तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे मुल्क के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं, हम चूंकि अक्सरियत में हैं, लेकिन हमारा आइन जो कुरान और सुन्नत के ताबे है, और जिस तरह इस्लाम गैर मुस्लिमों को सारे हकूक देता है, आइन पाकिस्तान भी पाकिस्तान में रहने वाले तमाम गैर मुस्लिमों को हक देता है, लिहाजा उनकी जान और माल, उनकी इज्जत आबरू। और इसीलिए तो मैं बार बार ये बात अर्ज करता हूँ, और यकीन करें जब मैं ये आयत पढ़ता हूँ दोनों, तो ऐसी एक इत्मीनान पैदा होता है कि या अल्लाह, तूने हमें किस अजीम दीन की नेमत दी है, और तूने हमें ऐसा नबी अता फरमाया है कि उन जैसा तो है ही कोई नहीं, लेकिन वो रहमत ही रहमत है कि आगाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा रब जो है वो दोनों जहानों का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन हैं। इसीलिए हिरनी भी आके कहती है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, इससे कहो मुझे छोड़ दे, मैं वापस आ जाऊंगी। ऊंट भी आपके सामने रोता है कि मेरे साथ मैं बूढ़ा हो गया हूं अब। तो ये क्या है? हम कामिल व अकमल मुसलमान उस वक़्त हो सकते हैं कि जब हम रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करें।
आज की ट्रांसमिशन से इतना ही नाजरीन, अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।